नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 30 नवंबर 2020 है। हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जीडीपी फोरकास्ट, पॉलिसी रेट और बजट फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आई क्यू लेकर आया है एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी। ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को थरोली कवर करता हुआ एक स्मार्ट कोर्स है। भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर इसको बनाया है। आज ईएमआई ऑफर की लास्ट डेट है। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें स्टडी आई क्यू का मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमी की बात करूं तो हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2020, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2020 को। ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। तो फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल, मई और जून। क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 25%। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों को आप 25, 25, 25, 25 ऐसे 4 टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो 3 महीने का एक क्वार्टर हुआ। तो अप्रैल, मई और जून का जो क्वार्टर है उसमें हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई बाय 23.9%। आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता है। लेकिन सेकंड क्वार्टर यानी कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये 3 महीनों का आंकड़ा हमारे सामने है, रेड में ही है, कॉन्ट्रैक्शन ही हुआ है। लेकिन 23.9% के साथ जब आप 7.5 को कंपेयर करें, मैं थोड़ा इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि एक लाइन है, मैथ्स में हम पढ़ते हैं तो दिस इज 0, यहां पर 1, 2, 3 ऐसे है, राइट। दिस इज -1, -2 एक्सेट्रा। तो अगर -23.9 है और यहां पर है -7.5, तो इस दोनों में से जीडीपी की बात करें तो सिचुएशन कौन सी अच्छी है? ऑफ कोर्स ये वाली सिचुएशन, क्योंकि ये प्लस से काफी या फिर 0 से काफी नजदीक है। तो सेकंड क्वार्टर जो है उसमें हमारी जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, लेकिन उसका रेट 7.5% है। तो दिस इज ए गुड साइन कि धीरे धीरे परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा होता जा रहा है। हमारी इकोनॉमी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रही है। ये जो आंकड़ा सामने आया है, आरबीआई के इकोनॉमिस्ट ने जो प्रेडिक्ट किया था उससे कई अच्छा परफॉर्मेंस हमारी इकोनॉमी ने किया है। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर आवर इकोनॉमी। आपके लिए एक प्रश्न है, जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ आंकड़ा जो है वो हमारे देश में कौन सा मंत्रालय या फिर कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी एजेंसी या फिर कौन सी बैंक, कौन ये आंकड़ा रिलीज करता है? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आपको यह आंसर जो है वो पोस्ट करना है। तो ये जो सेकंड क्वार्टर में आंकड़ा सामने आया है -7.5%, ये काफ़ी पॉजिटिव इसलिए लग रहा है क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ओवरऑल अगर हम देखें तो फार्म सेक्टर ने, एग्रीकल्चर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि लॉकडाउन जब इम्प्लीमेंट किया गया तो एसेंशियल सर्विसेज का जो लिस्ट था उसमें खेती बाड़ी भी थी। और जब कोविड-19 की स्टार्टिंग हुई हमारे देश में तो बड़े बड़े शहरों में ही कोविड-19 ज़्यादातर फैला हुआ था। ग्रामीण भारत जो है वहाँ पर कोविड-19 का कोई नामो निशान नहीं था। और अगर आप खेती बाड़ी को परमिशन नहीं देते तो जो भी फसल थी वो बिगड़ जाती। और गांव में इतनी ज़्यादा मीन्स खेत में इतनी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग वैसे भी वहाँ पर इजीली मेंटेन किया जा सकता है, और बाहर से कोई लोग गांव की तरफ जा नहीं सकता था। तो खेती बाड़ी का परफॉर्मेंस जो है, फार्म सेक्टर जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट तो हुआ, लेकिन एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर फार्म सेक्टर ने काम किया। एग्रीकल्चर को अगर आप निकाल दें तो बाकी का जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये 8.3%, सेकंड क्वार्टर में 8.3% एग्रीकल्चर जो है वो पॉजिटिव रहा। मैन्युफैक्चरिंग ने भी काफ़ी एक अच्छी रिकवरी की। फर्स्ट क्वार्टर में 39.3% से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ड्रॉप हुआ, लेकिन सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव में गया है 0.6%, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। वॉल्यूम इंडिकेटर्स की बात करें, जैसे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी को इंडिकेट
करने वाला जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा है। तो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया, वो इम्प्रूव हो रही हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर में -50.3 तक पहुंच गया था, सेकंड क्वार्टर में इट इज़ 8.6%। तो यहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी है। सर्विसेज की बात करें तो होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, फिर जो हॉस्पिटैलिटी के साथ जुड़ी हुई रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा, तो इनकी हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन फेस्टिव सीज़न के टाइम पर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा ये जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर के, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर जो है, कम्युनिकेशन सेक्टर तो वैसे अच्छा रहा, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो भी बैक टू नॉर्मल धीरे धीरे हो रहा है। हमने इससे पहले देखा था कि कैसे लगभग 65-70% जितनी फ़्लाइट की ऑक्यूपेंसी और ये सारी चीज़ें होने लगी है। रियल एस्टेट सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और दूसरी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली हुई है। प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें, हाउस होल्ड के खर्च की बात करें, तो ये थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि लॉकडाउन के डर से लोगों ने ज़्यादा कंज्यूम किया, तो ये एक रीज़न है। इसके अलावा जब लॉकडाउन को लिफ्ट किया गया, लॉकडाउन को हटाया गया, तो एक साथ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, ये सारी चीज़ें, तो इससे भी एक उछाल देखने को मिला। उसके बाद फेस्टिव सीज़न के आंकड़े तो हमने सारे अपडेट्स लिए थे, तो फेस्टिव सीज़न के टाइम पर भी लोगों ने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की बात करें तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है हमें, और काफ़ी सारी कंपनीज और उनका जो स्टॉक है वो काफ़ी डिपॉजिट हो गया था, काफ़ी एक स्टॉक जो है जिसको हम कहते हैं इन्वेंटरी, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक था। लेकिन अब लॉकडाउन खुल गया है तो फिर जो भी स्टॉक की डिमांड है तो वो भी इजीली सप्लाई हो रहा है, नियरली इजीली सप्लाई हो रहा है। तो चीज़ें जो हैं ओवरऑल आई वुड से कि ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में आज मैं नहीं जा रहा हूँ, आई विल गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू ओनली, कि चीज़ें धीरे धीरे अच्छी दिशा में जा रही हैं। जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो यही है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड-19 की वैक्सीन के साथ जुड़ी हुई भी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपने देखा कि अहमदाबाद, दिल्ली, अहमदाबाद में तो लास्ट वीक 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन था। बहुत सारे शहरों में, गुजरात की बात करें तो गुजरात के बहुत सारे शहरों में 9 बजे के बाद एक प्रकार का लॉकडाउन ही लग जाता है। दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में भी ऐसी सिचुएशन है। तो ये जो लोकल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसकी इम्पैक्ट भी इकोनॉमी के ऊपर देखने को मिलेगी। तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय है। अलग अलग इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ने जो भारत की जीडीपी है उसका कॉन्ट्रैक्शन का जो एक फोरकास्ट किया था, एक अनुमान लगाया था, तो उसमें भी एक बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। जो अभी हमने 7.5% वाला आंकड़ा देखा, तो ये जब सामने आया है तो केयर रेटिंग ने पहले ये कहा था कि इस साल हमारी इकोनॉमी जो है वो -8.2%, हमारी जीडीपी -8.2% क्लॉक करेगी। लेकिन अब उनका कहना है कि हम -7.7 के आसपास रहेंगे। नोमुरा पहले -10.8 बता रही थी, अब 8.2, -11। तो यहाँ पर ICRA का कहना है -9 से लेकर -7 से लेकर -9 के बीच में कहीं पर हम होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी एजेंसीज ने, सभी अलग अलग रेटिंग एजेंसीज ने अपना जो फोरकास्ट किया था तो उसमें एक बदलाव किया है, तो दैट इज़ अ गुड साइन। केयर ऑल्सो एक्सपेक्ट्स अ लोअर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अबाउट 2% इन द थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है 2% जितना हो जाएगा। ये 7.5 है, तो अब ये 2, और मार्च वाला जो क्वार्टर आएगा तो उसमें हम पॉजिटिव 1%, 2% इतना कुछ क्लॉक करेंगे, या फिर 0.1% में भी, तो ये भी पॉजिटिव ही है। तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा एज पर केयर। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड-19 की वैक्सीन का रोल आउट, अभी कुछ टाइम के अंदर हमें कोविड-19 की वैक्सीन मिल जाएगी, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है, और इसकी वजह से मार्केट में जो इकोनॉमी जो है इसके सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी फिस्कल स्टिमुलस के मेजर्स जो दिए हैं, तो उसकी भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रही है। फिर बात करें पॉलिसी रेट्स के बारे में। पॉलिसी रेट यानी कि जो रेपो रेट है,
तो डियर फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उससे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली जो बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी है, जो 2 महीनों में एक बार पॉलिसी जो है उसको रिव्यू किया जाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। रेपो रेट जितना है उतना ही रखा जाएगा। आरबीआई का जो स्टैंस है एकोमोडेटिव, वो भी उतना ही रखा जाएगा, क्योंकि एक तरफ हम देखें तो इन्फ्लेशन का भी खतरा है, राइट। इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है क्योंकि लिक्विडिटी, एक तो ये जो फूड इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा था, रिटेल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसके ऊपर से लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे पैसे मार्केट में इंजेक्ट कर दिए हैं सरकार ने, आरबीआई ने। तो जब पैसे ज़्यादा मार्केट में होते हैं तो पैसों की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इट्स लाइक आपके जेब में अगर 100 रुपये हैं तो आप सोच संभल कर उसको खर्च करेंगे, लेकिन आपके जेब में अगर 50,000 रुपये हैं तो आप 100 रुपये कहाँ खर्च कर लेंगे आपको शायद याद भी ना हो, क्योंकि आपकी जेब में ज़्यादा पैसे हैं तो पैसों की वैल्यू आपके लिए कम हो जाती है। इन द सेम वे इकोनॉमी में जब लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। शक्तिकांता दास जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने ये कहा है कि देखना ये होगा कि डिमांड सस्टेनेबिलिटी, कुछ टाइम पहले उन्होंने एक मीटिंग को एड्रेस करते हुए कहा था कि देखना होगा कि डिमांड सस्टेनेबिलिटी के फेस्टिव सीजन के बाद भी डिमांड अगर हाई रहती है, थोड़ा बहुत ड्रॉप तो देखने को मिलेगा, फेस्टिव सीजन में एक अलग माहौल होता है, लेकिन फेस्टिव सीजन के बाद अगर डिमांड स्ट्रांग रहती है और कोविड-19 का इन्फेक्शन अगर कंट्रोल में रहता है तो रिस्क जो है वो कम हो जाएंगे। अगर डिमांड ड्रॉप होती है और कोविड-19 का इन्फेक्शन भी अगर बढ़ जाता है तो फिर रिस्क जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इज़न्ट इट? ये काफ़ी एक लॉजिकल चीज़ है। मूविंग ऑन टू लास्ट टॉपिक, बजट फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत सरकार चाहती है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी कि 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, 5 सालों के लिए फॉर एग्जांपल पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। ऐसे कैपिटल, ऐसे इन्वेस्टर्स जो हैं, ऐसे फंड्स जो हैं, तो उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आकर्षित करें। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, खास करके रूरल एरिया में चलने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी तरफ आकर्षित करें। तो इंश्योरेंस फर्म्स और पेंशन फंड्स जो हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सरकार रिलैक्स करने के बारे में सोच रही है, ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, ताकि वो ऐसे लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट करें। जनरली होता यह है कि ऐसे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस ये होती है कि या तो आप ए या फिर उससे AAA या फिर AA ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें ही आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार BBB या फिर उससे अच्छा रेटिंग जो है तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सके, इसके बारे में भी सरकार जो है वो सोच रही है कि ताकि उनके पैसे, ये जैसे इट्स वेरी लॉजिकल इज़न्ट इट, कि उनके पैसे जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किए जा सकें। इसी के साथ साथ सरकार जो है इस बजट में एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अनवेल करेगी, जो स्पेसिफिकली लार्ज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बैंक्स की बात करें तो हमारे देश की बहुत सारी बैंक्स जो हैं उनकी बहुत सारी एसेट, उनकी बहुत सारी लोन्स जो हैं वो टॉक्सिक हो चुकी हैं। कब पैसे वापस मिलेंगे, एनपीए का ख़तरा जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो बैंक्स की ये कैपेसिटी नहीं है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को वो फंड कर सके। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जिनके पास पैसे हैं, फॉर एग्जांपल पेंशन फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो उनके पास पैसे हैं तो इन पैसों का इस्तेमाल हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करें। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप जानते हैं कि जब भी कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो इसकी रिपल इफेक्ट होती है, बहुत सारी जॉब्स जनरेट होती है, फिर इकोनॉमी को भी एक लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा उसका हमें मिलने लगता है। The government will soon set up a proposed credit guarantee enhancement corporation which will likely have an authorized capital of 20,000 crore according to sources. Sources का कहना यह है कि सरकार एक क्रेडिट गारंटी एनहेंसमेंट कॉरपोरेशन जिसके पास 20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल होगा, तो इसको भी सेटअप करेगी और ये जो पैसे हैं ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंजेक्ट किए जाएंगे। And that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.